हेलो एवरीवन, टॉप 5000 आरआरबी एनटीपीसी के जीके जीएस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो सीरीज में आरआरबी एनटीपीसी के अलग अलग एग्जाम के पूछे गए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द जीके 360 पर अवेलेबल होगी, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम लोग पॉलिटी के 8th वीडियो को देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज बेस्ड ऑन गांधीयन प्रिंसिपल? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है? ऑप्शंस है, पुरुषों एवं महिलाओं के लिए समान वेतन सुनिश्चित करना, आजीविका के पर्याप्त साधनों के अधिकार को सुरक्षित रखना, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, या ग्राम पंचायत का गठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। तो आपको याद होगा, ग्राम पंचायत का गठन, ग्राम पंचायत का गठन महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के विचार को प्रदर्शित करता है। इसीलिए ग्राम पंचायत का गठन हमारे संविधान के आर्टिकल 40 के अंतर्गत शामिल किया गया है। गांधी जी का मानना था कि भारत के वास्तविक विकास के लिए ग्रामीण स्तर पर यानी स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना आवश्यक है। लोकतंत्र मजबूत करना आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर हो गया डी, ग्राम पंचायत का गठन। अगला सवाल, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मेंशन्ड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सिमिलर टू विच ऑफ द फॉलोइंग? भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में उल्लिखित इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन किसके समान है, किसके सदृश है? ठीक है, बताना है आपको कौन से अधिनियम में है। पहला है भारत सरकार अधिनियम 1919, 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम, 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, या 1935 के भारत सरकार अधिनियम। क्या है इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन? तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है? तो यह भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 1935 के तहत भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक गवर्नरों के जारी किए गए दिशा निर्देश का एक समूह है। किसके लिए है यह? ब्रिटिश औपनिवेशिक गवर्नर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। ये जो निर्देश हैं वे अधिकारियों के नीति निर्देशन एवं मार्गदर्शन का काम करती है। नीति निर्देशन एवं मार्गदर्शन का कार्य करती है। इसे भारत सरकार अधिनियम में शामिल किया गया। पहले यह क्या था? पहले यह गवर्नरों के लिए था। जो ब्रिटिश औपनिवेशिक गवर्नर थे उनके लिए यह इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन के रूप में यह जारी किया गया था। अब इसे भारत सरकार अधिनियम के रूप में भारत सरकार अधिनियम में इसे शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, डी इसका राइट आंसर है। Which of the following article related to directive principle of state policy was implemented by the 73rd Amendment 92? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित कौन सा अनुच्छेद 1992 के 73वें संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया? बहुत ही अच्छा सवाल है। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, जिसके अंतर्गत भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए इसे लाया गया था। तो डीपीएसपी के अंतर्गत आर्टिकल 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन किया गया। ग्राम
पंचायत का गठन, याद रखिएगा यह कई बार सवाल पूछा गया है कि ग्राम पंचायत का गठन किस किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो यह आर्टिकल 40 के अंतर्गत है, जो कि स्थानीय स्वशासन के इकाई के रूप में कार्य करता है। तो ए इसका राइट आंसर है। इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ मेंशन्ड। पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण के लिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विवरण दिया गया है। तो आर्टिकल 48A। आप याद रखिएगा, जो भी आर्टिकल क्वेश्चन में आया है आप सिर्फ उसे ही याद रखिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा याद रखना पॉसिबल नहीं है। तो जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है उसको याद रखिएगा। आर्टिकल 48A पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण से संबंधित है। वन्यजीव संरक्षण से संबंधित है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी का एक हिस्सा है। राज्य को पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार के लिए निर्देश देना उसका काम है। तो ए इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वाज एडेड बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया था। याद रखिएगा, 44वां संविधान संशोधन 1978 हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ऑप्शन देखते हैं। पर्यावरण और वन्य जीवों का संरक्षण और सुधार, व्यक्तियों और समूहों के बीच आय और स्थिति में असमानता में कमी, औद्योगिक प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, और क्या है, गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना, मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान करना। तो 44वां संविधान संशोधन आपको पहले भी याद होगा, संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। ठीक है। और दूसरा इम्पोर्टेंट कि इसमें आर्टिकल 38(2) जोड़ा गया और व्यक्ति और समूह के बीच आय और स्थिति में असमानता में कमी लाना तय किया गया। आर्टिकल 38(2) में राज्य आय की समानता को कम करने का प्रयास करेगा, न केवल सामाजिक स्तर पर बल्कि आय के स्तर पर भी या अन्य स्तर पर भी उन्हें लोगों के समूहों के बीच सुविधा और अवसर को समान रूप से सभी में स्थापित करने का प्रयास करेगा। ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 40 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के तहत प्रदान किया गया है। तो यह है ग्राम पंचायत का गठन। विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज डिस्क्राइब्ड अंडर आर्टिकल 48A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48A के अंतर्गत वर्णित है। हम लोगों ने अभी पढ़ा था 48A, जिसमें पर्यावरण के संरक्षण और सुधार से संबंधित प्रावधान किए गए थे। तो ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल कैन नॉट बी इन्फोर्स बाय एनी कोर्ट। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार निदेशक सिद्धांत किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं, यानी डीपीएसपी को न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 37 के अनुसार डीपीएसपी किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, अर्थात ये गैर न्याय संगत हैं। इसे लागू करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, बल्कि यह राज्य का कर्तव्य होगा कि एक कल्याणकारी राज्य के रूप में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करे। ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू वर्क इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल। भारतीय संविधान के अंतर्गत काम का अधिकार का उल्लेख किया गया है। काम का अधिकार किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? ऑप्शन है आर्टिकल 41, 38, 40 या 39। तो काम का अधिकार आर्टिकल 41 के अंतर्गत है। इसे शिक्षा का अधिकार इसी अनुच्छेद में है। शिक्षा का अधिकार, कुछ मामले में सार्वजनिक सहायता का अधिकार, कुछ मामले में सार्वजनिक सहायता का अधिकार आर्टिकल 41 के अंतर्गत है। यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का एक हिस्सा है जो कि समाजवादी राज्य की स्थापना को सुनिश्चित करता है। समाजवादी राज्य की स्थापना को सुनिश्चित करता है। तो राइट आंसर होगा ए, आर्टिकल 41। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क एंड प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इज मेंशन अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। समान काम के लिए समान वेतन, धन के संकेंद्रण को रोकना का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो समान वेतन और धन के संकेंद्रण को रोकना ऑब्वियस है, डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। इसे आर्टिकल 39 के अंतर्गत क्या है? समान वेतन और धन के संकेंद्रण को रोकना। धन के संकेंद्रण यानी किसी एक जगह राज्य को किसी एक मतलब प्रेफरेंस में नहीं रखना है, सभी को धन का समान वितरण होना चाहिए, ऐसी योजनाएं लाए। तो यह डीपीएसपी के अंतर्गत आता है और आर्टिकल 39 के अंतर्गत इसका विवरण है। तो पुरुषों और महिलाओं खास करके समान कार्य के लिए समान वेतन मिले, यह आर्टिकल 39 में सुनिश्चित किया गया है। अगला सवाल है, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द स्टेट शैल प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना। वास्तव में डीपीएसपी का पर्पस ही है कि एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो जिससे लोगों को समान अवसर और एक बेहतर जीवन प्राप्त हो। तो आर्टिकल 38 के अंतर्गत यह कहा गया है कि राज्य एक ऐसी व्यवस्था बनाएगा जिसमें सभी के लोगों के कल्याण को बढ़ावा मिले, सभी लोग के कल्याण को बढ़ावा मिले, सभी को समान अवसर मिले, उनके जीवन में प्रगति हो। एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाई जाए जो कि सामाजिक और आर्थिक रूप में सभी के लिए लाभकारी हो। तो राइट आंसर होगा आर्टिकल 38। इन विच आर्टिकल ऑफ द पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रोविजन फॉर सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव मेंशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत किस अनुच्छेद में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का प्रावधान है? तो याद रखिएगा, नीति निर्देशक तत्व को भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 के अंतर्गत इसका विवरण है। डीपीएसपी जिसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का प्रावधान हमारे संविधान के आर्टिकल 50 में है। डी इसका राइट आंसर है। न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखा गया है। इसका उद्देश्य है कि न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा जाए, न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा जाए ताकि वह निष्पक्ष रूप से निर्णय ले सके। तो यह इसका मेन पर्पस है। आर्टिकल 50 के अंतर्गत इसका प्रावधान है। इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर स्टेट्स डायरेक्टेड टू प्रोवाइड पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों को बेरोजगारी के मामले में सार्वजनिक सहायता का प्रावधान करने का निर्देश दिया गया है? बहुत अधिक अगर बेरोजगारी है, किसी तरह की आपदा आ गई है
या अन्य कारणों से आर्टिकल 41 के अंतर्गत राज्य कुछ कमजोर समूहों के लिए पर्याप्त रोजगार या शैक्षिक अवसर या सामाजिक सहायता का प्रावधान करेगा। यह डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा, आर्टिकल 41 बी इसका राइट आंसर है। प्रोविजन ऑफ फ्री लीगल एड फॉर द पुअर इज मेंशन्ड इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल? गरीबों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता। आजकल कानून है उसमें वकीलों के लिए या अन्य चीज़ों में काफ़ी खर्च होता है, तो गरीबों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान हमारे संविधान के अनुच्छेद 39A के अंतर्गत समाहित किया गया है, इंक्लूड किया गया है, जिसमें आर्थिक रूप से जो कमज़ोर व्यक्ति हैं, गरीब हैं, उनके लिए निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान किया जाएगा, जो कि डीपीएसपी का भाग है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। याद रखिएगा, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। यह अनुच्छेद जो है वह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 43B ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सा निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43B काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह मुख्य रूप से सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए है। प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। आपको पता होगा, अमूल, अलग अलग राज्यों में अलग अलग कोऑपरेटिव संस्था होती है। अमूल जो कि काफ़ी प्रोमिनेंट संस्था है, जो कि गुजरात में स्थापित की गई, तो यह सहकारी समिति का एक पॉजिटिव उदाहरण है। अब सहकारी समिति क्या होता है? तो सहकारी समिति एक संगठन होता है जो कि स्वायत्त कामकाज, स्वैच्छिक रूप से यहाँ पेशेवर प्रबंधन के द्वारा स्वायत्त कामकाज लोकतांत्रिक रूप से एक तरह से बिजनेस चलाया जाता है या फ्री में भी किया जाता है, जिससे कि समाज का सहायता हो। इसमें प्रॉफिट या लॉस को ध्यान में नहीं रखा जाता है। इसका पर्पस होता है कि यह सभी के लिए, समाज के सभी लोगों के लिए बेहतर के लिए काम हो और स्वैच्छिक रूप से इसके लिए काम करते हैं। तो बी इसका राइट आंसर है। हु रेफर टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल एज द कंसेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान के जीवनदायी प्रावधान के रूप में संदर्भित किया है? नीति निर्देशक सिद्धांत जो कि भारतीय संविधान के एक जीवनदायी प्रावधान है, इसे एल एम सिंघवी ने मेंशन किया है। नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 के अंतर्गत है, जिसमें सरकार को सामाजिक और आर्थिक न्याय की दिशा में काम करने के लिए दिशा प्रदान करता है। तो बी इसका राइट आंसर है। एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम वाज एम्ड एट अचीविंग विच डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को प्राप्त करने के उद्देश्य से जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया है। तो किस निर्देशक सिद्धांत के निर्देश यह किया गया? ऑप्शन है आर्थिक और सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण, अंतर्राष्ट्रीय शांति या शिक्षा को बढ़ावा देना। तो राइट आंसर क्या होगा? आर्थिक और सामाजिक न्याय। चूँकि जमींदारी व्यवस्था में किसी खास लोग के पास संसाधन जमा हो गए थे, तो जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से भूमि सुधारों को लागू किया गया। क्या हो गया? भूमि सुधार को लागू किया गया ताकि भूमि का वितरण हो सके। चूँकि जमींदार ही था जिनके पास सारे भूमि थे, तो जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से क्या हुआ? भूमि का वितरण किया गया, गरीब और किसानों को भूमि प्रदान की गई। गरीब और किसान को भूमि प्रदान की गई, जो कि आर्थिक और सामाजिक न्याय के रूप में
महत्वपूर्ण कार्य के रूप में जाना जाता है। तो ए इसका राइट आंसर है। विच डायरेक्टरी प्रिंसिपल फोकस ऑन प्रोवाइडिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत कार्य के लिए न्यायसंगत और मानवीय परिस्थिति के लिए प्रावधान पर केंद्रित है। तो राज्य का यह कर्तव्य है कि न्यायसंगत और मानव परिस्थिति में, यानी यह नहीं कि जबरदस्ती किसी से काम कराया जाए या किसी के साथ उत्पीड़न हो, कोई कारखाने में किसी व्यक्ति के साथ उत्पीड़न हो, तो राज्य का कर्तव्य है कि मानवीय परिस्थिति को सुनिश्चित कराया जाए। तो आर्टिकल 42 के अंतर्गत राज्य को काम के न्याय संगत और मानवीय परिस्थिति को सुनिश्चित किया जाएगा, यानी श्रमिकों के अधिकार और कल्याण की रक्षा करना। श्रमिकों के अधिकार और कल्याण की रक्षा आर्टिकल 42 के अंतर्गत है, जिसमें महिलाओं के लिए यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। महिलाओं के लिए गर्भावस्था और प्रसव के दौरान सुरक्षा और सहायता प्रदान करना शामिल है। याद रखिएगा, आर्टिकल 42 काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो डी इसका राइट आंसर है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एम टू प्रोवाइड व्हाट टाइप ऑफ गाइडलाइंस फॉर द स्टेट। नीति निर्देश सिद्धांत का उद्देश्य राज्य के लिए किस प्रकार के दिशा निर्देश को प्रदान करना है। तो नीति निर्देश सिद्धांत जो है वह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के अनुरूप कानून बनाए, इस दिशा में काम करे ताकि कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके। तो ए इसका राइट आंसर है। Which of the following is not a correct classification of DPSP? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का सही वर्गीकरण कौन सा नहीं है। पहला है आर्थिक और सामाजिक सिद्धांत, सही है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत या नेहरू सिद्धांत। तो डी इसका राइट आंसर है। नीति निर्देशक सिद्धांतों में बाकी तीन का विवरण है, नेहरू सिद्धांत का विवरण नहीं है। तो डी इसका राइट आंसर है। The social justice principle included in directive principle are influenced by which philosophy? नीति निर्देशक सिद्धांत डायरेक्टिव प्रिंसिपल में शामिल सामाजिक न्याय के सिद्धांत किस दर्शन से प्रभावित हैं। तो यह गांधीवादी दर्शन का उदाहरण है। जो डीपीएसपी है वह गांधीवादी दर्शन के अनुसार है, जिसमें न्याय और न्याय के साथ साथ सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए अहिंसक और नैतिक तरीके पर बल देता है। अहिंसक और नैतिक तरीकों पर बल देता है। तो याद रखिएगा, सी इसका राइट आंसर है, गांधीवाद। अगला सवाल, Which of the following is a directive principle of state policy mentioned in the Indian Constitution? निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान में उल्लिखित राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है। ऑप्शन है जनता के अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक अधिकार, समान नागरिक संहिता का प्रावधान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए प्रावधान या धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध। बहुत बढ़िया सवाल है। आपको बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। पहला ऑप्शन है जनता के अधिकारों के लिए प्रवर्तन के लिए संवैधानिक आधार उपचार, समान नागरिक संहिता का प्रावधान। बी इसका राइट आंसर होगा प्रोविजन फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड। याद होगा CAA लागू किया गया था। कब आया था? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को 11 मार्च 2024 को इसकी अधिसूचना जारी हुई थी। ठीक है। उसके बाद पूरे भारत में इसे लागू किया गया। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जहाँ की समान नागरिक संहिता के प्रावधान को लागू किया गया था। ठीक है,
यह किस आर्टिकल के अंतर्गत है? आर्टिकल 44 के अंतर्गत। आर्टिकल 44 में प्रोविजन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बेस्ड ऑन विच डॉक्यूमेंट? राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत का अवधारणा किस दस्तावेज पर आधारित है? आयरिश, ब्रिटिश, अमेरिकी या मैग्ना कार्टा? तो याद रखिएगा, डीपीएसपी को भाग 4 के आर्टिकल 36 से 51 के अंतर्गत शामिल किया गया है। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, तो ए इसका राइट आंसर है। According to which article of the Indian Constitution is the duty of the state to raise the level of nutrition and standard of living and improve public health? बहुत अच्छा सवाल है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि अपने लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना राज्य का कर्तव्य है? पहले ही बताया था, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना डीपीएसपी का प्रमुख कार्य है। तो आर्टिकल 47 के अंतर्गत राज्य को पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए, पोषण स्तर और जीवन स्तर को उठाना, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना राज्य का कर्तव्य है, तो ए इसका राइट आंसर है। Which article of the Indian Constitution provides that the state shall take a step to ensure workers' participation in the management of industries? कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्य उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा? तो राइट आंसर होगा आर्टिकल 43A। आर्टिकल 43A राज्य उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों के भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। याद रखिएगा, बी या राइट आंसर है आर्टिकल 43A। हम पहले भी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको नोट जरूर कर लीजिए। Which article of the Indian Constitution provides the right to work, education and public assistance in certain cases? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद काम करने, शिक्षा पाने और कुछ मामले में सार्वजनिक सहायता का अधिकार प्रदान करता है? यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है, हम लोगों ने पहले भी इसे डिस्कस कर रखा है। आर्टिकल 41 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्व के आधार पर कुछ मामले में सार्वजनिक सहायता, काम करना और शिक्षा पाना, यह नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत है और इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, तो डी इसका राइट आंसर है। Which article of DPSP is related to promotion of international peace and security? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के अभिवृद्धि से संबंधित है? यह सवाल भी कई बार पूछा गया है। आर्टिकल 51 जो कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है, राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति को स्थापित करने का प्रयास करेगा, तो ए इसका राइट आंसर है। Which article of Indian Constitution is related to protection of monument, places and object of national importance? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थान और वस्तुओं के संरक्षण के प्रावधान से संबंधित है? तो यह प्रावधान किया गया आर्टिकल 49 के अंतर्गत। याद रखिएगा, मैं सिर्फ उसी आर्टिकल्स को यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम में आते हैं, इसीलिए मैं सभी को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। याद रखिएगा आर्टिकल 49, और यह सब सवाल पूछे जाते हैं, तो याद रखिए सी इसका राइट आंसर है। द प्रोविजन इंश्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ इज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज विच ऑफ द फॉलोइंग? अब आप देखो, यह सवाल पहले भी पूछा गया है, लेकिन इसकी लैंग्वेज अलग है, इसीलिए इसे रिपीट किया गया है। आप देख रहे हैं क्वेश्चन पूछने का तरीका भी अलग किया गया है। तो आर्टिकल 42 जो कि डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, जिसके अंतर्गत राज्य कार्य की न्यायसंगत एवं मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता सुनिश्चित करने के लिए उपबंध करेगा।
उपबंध का मतलब व्यवस्था करेगा। तो यह समाजवादी प्रकृति का एक सिद्धांत है। ठीक है, समाजवादी प्रकृति का एक सिद्धांत है जो कि डीपीएसपी के लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को स्पष्ट करता है। अगला सवाल, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता? इससे पहले वाले में भी हमने एक्सप्लेन किया था। अब देखो क्वेश्चन अलग तरीके से आया। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसे कहते हैं एक समान सिविल संहिता, यूसीसी 2019 में आया था। 2024 में इसे पूरे भारत में लागू किया गया और यूपी पहला ऐसा राज्य है जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया था। ठीक है, 11 मार्च 2024 से इसकी अधिसूचना जारी की गई और यह एक केंद्रीय कानून के रूप में स्थापित हो गया। तो सी इसका राइट आंसर है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड डायरेक्टिव प्रिंसिपल टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी? अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना डीपीएसपी के अंतर्गत है और यह आर्टिकल 51 के अंतर्गत है। अब आप देखो यहाँ पर सभी आर्टिकल जो है जो कि इम्पोर्टेंट है। तो आर्टिकल 15 में क्या है? तो इसमें धर्म, मूल वंश, जाति या अन्य के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। भेदभाव का निषेध है आर्टिकल 15 के अंतर्गत। आर्टिकल 31 में क्या है? संपत्ति का, इसे अब हटा दिया गया है। संपत्ति के अधिकार से संबंधित प्रावधान है, अब इसे हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अब संपत्ति के अधिकार आर्टिकल 301 के अंतर्गत वैधानिक अधिकार के रूप में शामिल है। ठीक है, आर्टिकल 14 है जो कि विधि के समक्ष समानता। कोई भी नागरिक, चाहे देश का नागरिक हो या विदेश का, विधि के समक्ष उसे समानता प्राप्त होगी। इसमें एक्सेप्शन सिर्फ है शत्रु देश के नागरिक। तो ए इसका राइट आंसर है। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशियरी इंक्लूडेड? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया है? तो यह है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। इसे भी हम लोगों ने पहले डिस्कस कर रखा है। ठीक है, आर्टिकल 36 to 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर लिस्टेड अंडर विच पार्ट? तो निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 सूचीबद्ध हैं? तो यह डीपीएसपी के अंतर्गत है, भाग 4, और आर्टिकल 36 से लेकर 51 के अंतर्गत डीपीएसपी का उल्लेख है जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। थोड़ा सा आप देख लें, ये कार्यपालिका और न्यायपालिका का जो पृथक्करण किया गया था वह आर्टिकल 50 के अंतर्गत। पहले भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, यहाँ भी याद रहेगा। आर्टिकल 50 के अंतर्गत कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक किया गया था ताकि न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। तो ये था पॉलिटी का वीडियो नंबर 8। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरा नाम है राहुल सिन्हा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।